चलो ध्यान दो। हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, तो इसको डिफाइन करेंगे। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कैसा एटम? गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे दोस्त हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आउटर मोस्ट में सत्यम इलेक्ट्रॉन, अंदर में प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? बोलो। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कौन सा? अट्रैक्शन। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे से क्या होगा? कंबाइंड होगा, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको अपने साइड। अब इसको मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको इस यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? जितना एनर्जी के साथ ही होगा, जितना फोर्स के साथ होगा, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा हमको, तब जाकर रिमूव होगा। यानी हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो जहाँ पे एनर्जी देने की बात आएगी वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ से प्रीसियस पॉइंट बनता है तुम्हारा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान दो, पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, एक्सो इंडो इतना होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आयोनाइजेशन कंप्लीट कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखेंगे क्या कि डिफिनीशन हम लिखे हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स है जो लिखते चलना। सोडियम है, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो आयोनाइजेशन एनर्जी देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एटम क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। कोई दिक्कत? एटम क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। यानी कि गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वही ना आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अब सुनना, सोडियम है, गैसियस एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन आप क्या कीजिएगा कि रिमूव कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस। देखो, अगर इंटर रिलेट करने का तरीका पता है, कंसेप्ट पता है, तो एक चीज़ यहाँ से बहुत मज़ा आएगा देखने में। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? मेटल पे कि नॉन मेटल पे? मेटल पे। हमेशा जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो मेनली आयोनाइजेशन एनर्जी किसका प्रॉपर्टी है? मेटालिक, यानी कि मेटल का प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो रेडियस हम लोग पढ़े थे, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, बहुत मस्त चीज़ है। तो गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बन गया? सोडियम प्लस। यानी आयन बनाने में क्या बन गया? आयन। आयन बनाने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, है कि नहीं? यानी कटायन बनाने में जो एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा नहीं कि हमेशा कटायन ही, क्लोरीन माइनस भी लिख देगा और यहाँ से क्लोरीन बनाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ही होगा। लेकिन सिंपल अगर एक कंसेप्ट सोचे तो मेनली प्रॉपर्टी किसका है? मेटल का। मेनली किसका प्रॉपर्टी है? मेटल का। ठीक, कुछ पॉइंट्स है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में कुछ पॉइंट्स है जिसको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स है, बच्चा फंसता कहाँ पे है? सो ध्यान दो, मिटाएं। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसको 10 मिनट भी काफ़ी है और बढ़िया से पढ़ोगे तो 20 मिनट भी कम है, 30 मिनट भी कम है। वही चीज़ है, इंटरेस्ट जगा दे रहे हैं हम। जितना बनाना है सवाल, जहाँ से बनाना है बनाओ। ध्यान दो इधर, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में, हिंदी में ही लिखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में
जो एनर्जी लगता है, जो एनर्जी लगता है, ठीक है भाई जान, ध्यान दो। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या हो जाएगा आदित्य? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा, जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, क्लियर। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का मतलब है कि बस सिमिलर, ध्यान दो, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक ना। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा, क्या बात समझा रहा है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने में जो एनर्जी लगता है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा ना, वही आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये भी तो एनर्जी ही हुआ, तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मोल। अगर 1 मोल से रिलेट करेगा तो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, यही सब होगा ना, किलो कैलोरी पर मोल, क्या यही सब इसका यूनिट है तुम्हारा। यूनिट का कोई मतलब भी नहीं बनता है, एक तरह से देखो तो यूनिट का कोई मतलब ही नहीं है। एनर्जी है तो यूनिट यही होना है, ठीक ना। अब देखो, अब यहाँ पे था बेसिक रिफॉर्म्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग समझ गए। अब आते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। नोट हो गया मिटाएं? जैसे देखना, अगर रेडियस पता है ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत नहीं है। हाँ, रेडियस अगर पता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत नहीं। क्या? हाँ, इन्वर्सली का रिलेशन है, गुड। जैसे मान लेते हैं इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल बिना जेड स्टार के ही हम समझा देंगे। जेड स्टार अगर पता है, कल के क्लास में जेड स्टार था ही तो मज़ा है। जेड स्टार नहीं भी पता है तब भी टोटल का टोटल सवाल बनेगा, ठीक। देखो इन पीरियोडिक टेबल, अच्छा इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, बायां से दायां जब पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। जब रेडियस डिक्रीज करेगा, घटेगा। अच्छा सुनो, अट्रैक्शन फोर्स कब ज़्यादा होता है? जब डिस्टेंस कम हो कि डिस्टेंस ज़्यादा हो? डिस्टेंस कम हो। जब डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर? यानी कि अगर मान लेते हैं, एक फ़ोटो बना देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये दूर है, न्यूक्लियर चार्ज से क्या है? दूर है, और ये न्यूक्लियर चार्ज के नज़दीक है। न्यूक्लियर चार्ज के दूर है, ये न्यूक्लियर चार्ज के नज़दीक है। दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कौन होगा? इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा जो नज़दीक में रहेगा। अब तुम आईटी कॉलेज में जाओगे तो आईटी कॉलेज में ना अट्रैक्शन तुम्हारा होगा, कि हाई स्कूल में तुम्हारा 10th वाले स्कूल का अट्रैक्शन रहेगा। जो नज़दीक वही अट्रैक्शन, तो ये नज़दीक तो अट्रैक्शन ज़्यादा। तो एनर्जी कहाँ लगेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में? इसमें ज़्यादा लगेगा, एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा? ए का कि बी का? आयोनाइजेशन एनर्जी बी का ज़्यादा होगा ए से। रेडियस ए का बड़ा होगा बी से। यानी रेडियस के उल्टा हो रहा है कि नहीं? रेडियस का उल्टा हो रहा है ना इस एनर्जी। तो बोल सकते हैं कि इन पीरियड लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। क्या? और जब तुमको पता चल ये गया है कि रेडियस के उल्टा है
तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में लिख लो। ग्रुप में क्या लिख लोगे कि इन ग्रुप, अभी ठीक है यहाँ पे, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रेडियस क्या होता है भाईजान, इंक्रीज करता है। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। सिंपल सोच लो, ठीक। इन ग्रुप टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक। देखो शिवम, ठीक है। अब चलो कोई पीरियड उठाते हैं। ठीक, देखो सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। रेडियस का ऑर्डर लिख दो, लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखिएगा तो क्या बोले आप, रेडियस को उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा लिथियम लेस देन बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा होगा। अच्छा सुनो, सॉरी, पहले लिखो जो तुम जानते हो, लिथियम लेस देन बेरिलियम, लेस देन बोरॉन, लेस देन कार्बन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन फ्लोरीन। लेकिन ये गलत है। क्या है ये, गलत है। तुम्हारे हिसाब से तो ये ऑर्डर होना चाहिए कि सर रेडियस इधर डिक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, लिथियम लेस देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरॉन, लेस देन कार्बन, लेस देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, लेस देन फ्लोरीन, ठीक है। इसको सिंगल ऑर्डर में लिखते हैं। सिंगल ऑर्डर में क्या लिखते हैं, लेस ग्रेटर को फॉर्म में, लिथियम लेस देन बोरॉन, लेस देन बेरिलियम, लेस देन कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन फ्लोरीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ आया ना। अब सवाल है कि यहाँ से सवाल है, सवाल क्या है, सो सुनो। क्वेश्चन है वाई, क्यों, वाई, बेरिलियम फैमिली की बात करो, पूरे परिवार की बात करो, बेरिलियम फैमिली हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन फैमिली। बोल रहा है कि बेरिलियम फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन फैमिली से ज़्यादा होगा। क्यों, क्यों ऐसा होगा, जबकि आप बोल रहे हैं सर कि रेडियस का उल्टा होगा। सवाल है कि नहीं, आ रहा है ना, कि बेरिलियम फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन फैमिली से ज़्यादा क्यों होगा। मैं लिखवाऊंगा, तब तक के लिए तुम लोग खुद से लिखना। अब हम थोड़ी देर में लिखवाते हैं। जैसे लिथियम के नीचे थर्ड पीरियड है सोडियम, सोडियम तो सेम इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी लिखो, सोडियम, एल्युमिनियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ये हो जाएगा तुम्हारा पीरियड थर्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलर किसके, सेकेंड पीरियड के, ठीक। सवाल यही है कि वाई बेरिलियम फैमिली हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन फैमिली, ठीक। चलिए नोट कीजिए तो, मिटाएं, बोलो सत्यम क्यों, सुन लो बता रहे हैं। पहले नाइट्रोजन फैमिली वाला बताते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 हो गया। और ऑक्सीजन का
तो सुनो इसको सजा दो, 2s2 और 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली को सजा दो, 1s2 2s2 2p4, 2s2 2p4 हो गया। अब बताइए ये क्या है? हाफ फील्ड है, गुड, हाफ फील्ड है। और ये क्या है? पार्शियल फील्ड है। ये हाफ फील्ड है और ये पार्शियल फील्ड है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन? हाफ फील्ड। ज़्यादा स्टेबल कौन? हाफ फील्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? हाफ फील्ड का एनर्जी ज़्यादा होगा। जो स्टेबल होगा कभी चाहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और मेरा स्टेबिलिटी लूज हो जाए? नहीं ना, कभी चाहेगा नहीं। तो नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड, नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड एंड मोर स्टेबल in compare to oxygen family. So ionization energy of nitrogen family is greater than oxygen फैमिली, ठीक है। नोट करो, पानी दो, हो गया। अब सुन लो एक बात, ध्यान दो। हो गया, समझ आया? यानी कि नाइट्रोजन जो है ना हाफ फील्ड होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होता है भाई? पार्शियल फील्ड। तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है ना इन कंपेयर टू पार्शियल फील्ड, पहले से पता है। तो जब नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। स्टेबल एलिमेंट कभी चाहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन निकल जाए? चाहेगा कभी हो शिवम? इसलिए क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट मिटाएं इसको। चलो, एक होता है पेंट्रेशन पावर। क्या होता है? पेंट्रेशन पावर। पेंट्रेशन पावर एस का ज़्यादा होगा पी से, ज़्यादा होगा डी से, और डी का ज़्यादा होगा एफ से। एस सब सेल का पेंट्रेशन पावर जब ज़्यादा होगा तो देखो ना, बेरॉन, बेरिलियम और बोरॉन देख लो, इसका एटॉमिक नंबर 4 और इसका एटॉमिक नंबर 5, डेल जेड कितना? 1, चेंज इन एटॉमिक नंबर 1। और ये पेंट्रेशन पावर का कंसेप्ट जो है हमेशा चेंज इन एटॉमिक नंबर 1 पे लागू होगा। कितना पे होगा? चेंज इन एटॉमिक नंबर 1 पे लागू होगा। क्लियर, समझ आएगी नहीं है? चेंज इन एटॉमिक नंबर अगर इक्वल्स टू 1 है तो पेंट्रेशन पावर लागू होगा। अब सुन लो, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। अब बोलो कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में? एस में। और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में? पी में। तो इलेक्ट्रॉन निकालना किससे टफ है? इससे, क्योंकि इसका पेंट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा बोरॉन से, ठीक ना? कोई दिक्कत? क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या? यानी सीधा लिखना कि पेंट्रेशन पावर का कंसेप्ट किसके लिए लागू होगा? चेंज इन एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट इन ग्रुप। अब आते हैं इन ग्रुप। एक मिनट, देखो पढ़ा हुआ रिवीजन कर लोगे, मज़ा ही मज़ा है। इन ग्रुप में क्या होता है? रेडियस इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा।
ठीक है ना। जैसे कि ग्रुप 1 लेते हैं, अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं भाई? अल्कली, अल्कली मेटल, अनारकली नहीं लिखा हुआ, अल्कली, अल्कली, ठीक। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल में कौन कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका रेडियस लिखोगे तो क्या बोलोगे? सत्य शिवम, सोडियम लेस देन पोटेशियम लेस देन रुबिडियम लेस देन सीजियम इक्वल्स टू फ्रांसियम, ठीक है ना। जैसे इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3, 11, 19, 37, 55, 87। जहाँ भी आपस में रेडियस बराबर होगा, बोरॉन फैमिली के एल्युमिनियम गैलियम छोड़ करके, वहाँ पे चेंज इन एटॉमिक नंबर क्या होगा? 32 होगा। चेंज इन एटॉमिक नंबर क्या होगा? 32 होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये पूछा हुआ सवाल है नीट में कि दो रेडियस बराबर कब होगा? जब डेल जेड इक्वल्स टू 32 या डेल जेड इक्वल टू 32 ऐसा करके, तो हम मेरा कौन वाला ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन होगा। अब दूसरा, कुछ कुछ एलिमेंट जो है जैसे सीजियम फ्रांसियम हो गया, इस सब का जेड स्टार सेम आएगा। क्या आएगा? जेड स्टार सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि रेडियस अप्रॉक्स इक्वल है, ठीक है। बंद कर दो। तो ये तुम्हारा रेडियस हो गया, ठीक है। जब रेडियस हो गया तो तुम लोग पढ़े कि आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियस के उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम ग्रेटेड हो जाएगा सीजियम से। ये जानते हो क्यों होता है? डेल जेड इक्वल्स टू 32 है तो रेडियस तुम्हारा इक्वल होगा। इसको हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो होगा क्या कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में जहाँ भी रेडियस आपस में इक्वल होगा, डेल जेड इक्वल्स टू 32 से, वहाँ पे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले का ना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 1 का आई। जैसे ग्रुप 2 में देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक। इसका रेडियस लिखेंगे आप तो क्या होगा भाईजान? बेरिलियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन कैल्शियम लेस देन स्ट्रोटियम लेस देन बेरियम इक्वल्स टू रेडियम, होगा ना। अब वही इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बेरिलियम लेस देन मैग्नीशियम बोलो, लेस देन कैल्शियम बोलो, स्ट्रोटियम लेस देन बोलो रे, रेडियम ग्रेटर देन बेरियम, हो गया। बस आप लोग को एक फैमिली हम दे रहे हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 13 दे रहे हैं। ग्रुप 13 का खुद निकालिएगा, क्लियर निकालिएगा। जैसे ही कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा हम आंसर बताएंगे, पहले आप खुद निकाल के लाइएगा। बोरॉन फैमिली, मैं रेडियस लिख देता हूँ, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा इसका? बोरॉन लेस देन एल्युमिनियम इक्वल्स टू गैलियम लेस देन इंडियम इक्वल्स टू थैलियम। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? अब तुम यहाँ पे डेल जेड 32 नहीं होगा, सीधा याद रखना है कि ड्यू टू टीसी और ये ड्यू टू एलसी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपस में रेडियस बराबर होगा। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सिंगल ही ग्रुप है जिसको ऐसा होगा, इसलिए इसके नीचे लिख लो रिमेंबर, याद रखो। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखोगे, सॉरी निकालोगे, ट्राई करोगे, कोशिश करना, कल वाले लेक्चर में हम निकाल देंगे, ठीक। ये हो गया तुम्हारा ग्रुप का। बंद हो गया क्या? नहीं ना, चल रहा है ना, चलो ये तुमको याद रखना है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ना, सिंपल लॉजिक है। ये तो बच्चा वाला 9th 10th में है, 10th का है चीज़। कौन क्लास का है? 10th का है। अगर अब हम देखते हैं आयन के केस में, हर जगह तुमको हम बोल रहे हैं कि उल्टा कर लो। क्या कर लो? उल्टा कर लो, रेडियस को उल्टा कर लो। सिंपल देखो होता क्या है कि अगर आयन के केस में देखोगे तो हमने रेडियस क्या पढ़ाया था आयन के केस में? आयन के केस में
रेडियस क्या पढ़ाया था हमने? आयनिक रेडियस में हम रेडियस पढ़ाए थे कि 2 टाइप का रेडियस, 2 टाइप का आयनिक रेडियस में रेडियस 2 टाइप का पढ़ाए थे। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए और एक, अगर कोई नहीं देखे हैं, सुनो, अगर कोई ज्वाइन नहीं किया एटॉमिक रेडियस का लेक्चर तो यूट्यूब पे द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में पीरियोडिसिटी के जाइए और रेडियस का जरूर लेक्चर देखिए, तब जाके समझ में आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक। आँख में पानी मार मार के पढ़ा रहे हैं, तब ठीक से मन से पढ़ो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? क्या होता है? निगेटिव चार्ज वाला जो होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, यानी जितना निगेटिव बढ़ते जाएगा रेडियस बढ़ते जाएगा। और पॉजिटिव वाला क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। इससे आसान तरीका पूरे यूट्यूब के दुनिया में नहीं मिलेगा, और ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पढ़ा नहीं तो मिलेगा ही नहीं तुमको जल्दी। ठीक, फेमस टीचर की बात कर रहे हैं। निगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के, पॉजिटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के। देखो सवाल कैसे बनेगा, फिर जेड स्टार से इंटर रिलेट खुद कर लेना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक सिंपल लेक्चर है, उसमें हम टोटल क्या कर दिए हैं, सबको इंटर रिलेट कर दिया है। सिर्फ हम इधर देखो, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वाले में रेडियस की हम बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन नहीं, रेडियस अभी बोल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वाले का रेडियस 10 से कम, 18 से कम, 36 से कम, 54 से कम, 86 से कम, यही होता है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा जस्ट इसके उल्टा होगा। अगर आप बोलिए तो हम एक सवाल करवा के दिखाते हैं। जैसे नाइट्रोजन पे 3-, ऑक्सीजन पे 2-, सोडियम पे प्लस, मैग्नीशियम पे 2+, तो रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? सुनो पहले इलेक्ट्रॉन देखो, सत्यम इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 10 10 10 10। इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर दिक्कत थोड़ा है तो बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल यूट्यूब पे लेक्चर है तुम्हारा, मतलब प्लेलिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पहला ही लेक्चर आएगा, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसको देख लीजिए। केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री को समझने के लिए मात्र 6 लेक्चर है बेसिक, जो तुम्हारा बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल में है। और गारंटी के साथ 0 बच्चा भी होगा केमिस्ट्री में, अगर वो 6 लेक्चर देखेगा तो उसको टोटल केमिस्ट्री हम पढ़ा लेंगे। ठीक, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जब सब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है? क्या होता है कि सर जो निगेटिव जिस पे जितना बड़ा उसका रेडियस उतना ही बड़ा, जितना बड़ा निगेटिव उतना बड़ा रेडियस, और जितना बड़ा पॉजिटिव उतना छोटा। तो सोडियम प्लस इसका मतलब होगा मैग्नीशियम 2+ से बड़ा। होए हल्ला नहीं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? क्या होगा सत्यम? आयनाइजेशन एनर्जी रेडियस के उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पे 2+ ग्रेटर हो जाएगा सोडियम पे प्लस से, ये ग्रेटर हो जाएगा ऑक्सीजन पे 2- से, और ये ग्रेटर हो जाएगा नाइट्रोजन पे 3- से। आ गया समझ में? नहीं आया? बस आपको बोरॉन फैमिली का निकालना है। आइसो आयनिक केस में कोई भी सवाल होगा सीधा हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वाले का एक मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। VK जायसवाल उठाइए, आराम से क्वेश्चन लगाइए, टोटल क्वेश्चन निकलने लगेगा। एक टॉपिक जहाँ पे हम लोग फंसेंगे उस सवाल मैं कराऊंगा। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वाला देखते हैं। देखो सोडियम प्लस, सत्यम देख, फ्लोरीन माइनस, फॉस्फोरस पे 3-, सल्फर पे 2-, पोटेशियम पे प्लस, कैल्शियम पे 2+। रेडियस लिखना होगा तो रेडियस क्या लिखेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, इसमें 18 है, 18 इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें। रेडियस जो है 10 इलेक्ट्रॉन वाले का कम है 18 इलेक्ट्रॉन वाले से, तो सजा लेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन वाले का कम, तो 10 वाले में लिखो। क्या होगा तुम्हारा? सोडियम प्लस का कम होगा फ्लोरीन माइनस से, और ये कम होगा 18 वाले में। 18 वाले में सबसे कम किसका होगा? जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा रेडियस, तो कैल्शियम 2+ का छोटा होगा भाईजान
भाईजान पोटेशियम पे प्लस से ई छोटा होगा फॉस्फोरस पे 3 माइनस से। भाईजान बोले तो समझ जाओ, समझ आया? आ गया ना? अभी नहीं हम भाईजान बोले तुम्हारे दिमाग में भाभी जान आ जाना चाहिए। तुम सीधा कंसेप्ट पे ध्यान दो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और आयोनाइजेशन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तुम्हारा बात मानना जरूरी है क्या? इतना तुम लोग मतलब क्या बोलते हैं, सुस्त हो गया सिर्फ किसी का बात मानते मानते, इसलिए हम भी मानना छोड़ दिए। सीधा इसका उल्टा कर दो, आयोनाइजेशन सीधा क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो। अगर रेडियस सबसे बड़ा इसका है तो आयोनाइजेशन सबसे छोटा इसका होगा। रेडियस सबसे छोटा इसका है तो आयोनाइजेशन सबसे बड़ा इसका होगा। होगा कि नहीं? सीधे यही लिखो, सिर्फ साइन चेंज कर लो। क्या ये था आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको हम लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे। लॉजिक वाला कंसेप्ट है। अगर लॉजिक लगाओगे तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा जो अभी समझाने वाले हैं। देखो लास्ट है लास्ट क्या है? सुन लो, देखो कंसेप्ट क्या है, लास्ट कंसेप्ट क्या है, यहाँ ध्यान दो। जैसे सोडियम है, ठीक, सोडियम से सोडियम प्लस बनाने में अगर 100 जूल एनर्जी लगा होगा, ठीक। अब इस सोडियम प्लस क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, यानी नियॉन हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहाँ से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है कि नहीं? तो अचानक एनर्जी बढ़ जाएगा। मान लो कि 700 जूल एनर्जी लग रहा है सोडियम प्लस से सोडियम पे 2 प्लस बनाने में, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे ध्यान दो, एक मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ से आएगा। 2 चीज़ यहाँ से समझ में आएगा। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बनाना है, क्या होता है मैग्नीशियम का नियॉन 3s2। बहुत अच्छा के दिमाग में क्या आता है, सो सुनो सर, पेंट्रेशन पावर ज़्यादा है तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, मान लेते हैं 500 जूल होगा। और सर इसका तो मैग्नीशियम प्लस हो गया तो इसका एनर्जी कम होगा। कम नहीं होगा, एनर्जी तो कम होगा ही, सॉरी, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। जैसे इसका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 500 है तो यहाँ से मान लेते हैं कि 550 होगा मैग्नीशियम 2 प्लस बनाने में, और यहाँ से मैग्नीशियम 2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, मान लेते हैं कि 1500 जूल लगेगा। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3, यानी कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लेस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से, और ये लेस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 3 से, लेस होगा 4 से, लेस होगा 5 से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालिएगा थोड़ा बहुत एनर्जी बढ़ते चला जाएगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर इनर्ट गैस बन जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, निकालना टफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुन लो, अगर हम पूछे कि सत्यम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दिया हुआ है 500 जूल, अब बहुत बच्चा के मन में क्या आ जाता है कि सर ये वैल्यू आप कहाँ से ला दिए? अरे पगला, हम एक वैल्यू मतलब एनालाइज किए हैं, माने एज्यूम किए हैं कि वैल्यू होता होगा। तुमको सोचना है कि सही में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सही में एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। कहीं भी तुमको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। सुन लो, 500 जूल है। अब जितना सवाल बनाओगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तो मेरे मन में इतना कंसेप्ट है कि अगर 1 घंटा और पढ़ाएं तब भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, लेकिन इतना पढ़ा दिए कि जिससे कि 90% सवाल निकलेगा, 10% फंसेगा, उसको सीख लो। तुम्हारा जो भी है सवाल कमेंट में सवाल कर दो, बढ़िया से बता देंगे। 500 जूल क्लियर।
आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड मान लेते हैं भाईजान की 550 जूल है, और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो है मान लेते हैं 1500 जूल है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाले 500 जूल, दूसरा निकाले 550, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो बहुत एनर्जी लग रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आसानी से लूज कर दिया होगा और तीसरा पे क्या होगा इनर्ट बन गया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज कर सकता है? ग्रुप सेकेंड। कौन कर सकता है? तो कोई भी एलिमेंट होगा तो किस ग्रुप का होगा? सेकेंड ग्रुप का होगा। नहीं समझ में आया क्या? देखो ध्यान दो, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है मान लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है 10,000 जूल। पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको 10,000 जूल लग रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, ठीक। और आयनाइजेशन एनर्जी 2 दिया हुआ है 10,050 जूल। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड दिया हुआ है 10,100 जूल, ठीक। तो हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो बताओ कौन ग्रुप का एलिमेंट होगा? 18वां ग्रुप। गुड, ग्रुप 18 भाई 18वां ग्रुप होगा, क्योंकि पहला ही इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हारा क्या हो गया? पैंट पीला हो गया। पहला ही इलेक्ट्रॉन निकाला तुम्हारा पैंट खराब हो गया, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा। उस कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 18वां। मान लेते हैं कि एक और सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सत्यम 150 जूल, और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड 600 जूल। देखो कितना लंबा गैप है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आराम से निकल गया 150 जूल, दूसरा निकालने जा रहा है तो अचानक ज़्यादा एनर्जी 4 टाइम्स एनर्जी बढ़ गया, यानी कि कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्कली मेटल हो जाएगा, ग्रुप 1। गुड, अल्कली मेटल। आया कि नहीं सर? ऐसा अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, तो बोलेगा कि बताइए टोटल आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, यानी कि टोटल आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं। ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी। इससे आप सवाल बना सकते हैं। बोरॉन फैमिली निकालिए। ग्रुप डी वाले का है तो क्या कीजिए कि रेडियस का लेक्चर देख लीजिए, जितना लेक्चर है ग्रुप डी वाले का लेक्चर बताएं, उसका उल्टा करते जाइए, आयनाइजेशन एनर्जी निकल जाएगा। अब थोड़ा बहुत जो सवाल फंसेगा आराम से सवाल में अपना देखिए और क्या कीजिए कि वहाँ से निकाल लीजिए। समझ में आया? ठीक है, लिख लिए? ठीक, चलो वीडियो भी ऑफ करो।